बहुत फायदा करेगा। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। हम हमारा 10 चैप्टर जो था सर्कल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जो सर्कल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। बच्चे आप सबको पता है ये आपकी रिवीजन क्लास लगी हुई है। रिवीजन क्लास किसके लिए हो रहा है, आपका सेट एग्जाम है नेक्स्ट वीक, उसके लिए होएगा। और यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 10th चैप्टर, जो 10वां आपका अध्याय है सर्कल, उसके बारे में बात करें। ठीक है बच्चा, सर्कल की बात करें हम अगर, तो डेफिनेशन क्या होती है सर्कल की। ठीक है, अगर नॉर्मली हम देखें तो आपका सर्कल क्या होता है, सर्कल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त और सर्कल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें बच्चा, तो क्या होता है, एक बिंदु होता है बिटवीन, जिसको हम क्या कहते हैं, निश्चित बिंदु। ठीक है, ये कैसा बिंदु है, इसकी जो भी क्या रहती है, प्लेस रहता है, वो निश्चित रहता है। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, ठीक है, एक आपका क्या है, कांस्टेंट बिंदु है, निश्चित बिंदु है, वहां से निश्चित दूरी पर एक एक ऐसा बिंदु है जिसकी अगर हम स्थिति देखें तो उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो आपका निश्चित बिंदु रहता है उसके जो भी स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगी। क्या क्या एग्जाम में आ सकता है उससे पहले हम जानेंगे इसकी बेसिक चीज। तो बच्चे, ये जो निश्चित बिंदु होता है जो बीच में होता है जिससे आपका पूरा वृत्त बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ओके बच्चा, जो निश्चित बिंदु होता है उसका नाम हम क्या रखते हैं, उसका नाम हमारा है केंद्र। जो केंद्र होता है बच्चे, वो हमेशा कहाँ स्थित होता है, वो हमेशा स्थित होता है बीच में किसी भी वृत्त के। दूसरा चीज आपकी क्या होती है बच्चे, दूसरा आपका होता है ये जो निश्चित दूरी है। ठीक, आप क्या कहेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चा, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है आपके ये निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, या आप ऐसे कह सकते हैं कि परिधि और जो केंद्र होता है उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ओके, और त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी आर लिखा हो इसका मतलब है उस वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात करें। अब यहां से ही आपका क्या आता है, यहां से ही आती है आपकी परिधि। ठीक है, परिधि का क्या मतलब होता है बच्चा, परिधि का मतलब होता है केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित होने वाली जो लाइन है, या फिर वृत्त की जो बाउंड्री होती है, बाहरी रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ, परिधि का क्या मतलब होता है, वृत्त की वह बाहरी रेखा जो ड्रॉन करती है और आपके जो केंद्र होता है उससे हमेशा निश्चित दूरी पर होती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, परिधि कहते हैं। ठीक, और वृत्त की परिधि होती कितनी है, 2πr। ओके, गुड इवनिंग बच्चे। आगे देखेंगे बच्चे, आगे आपका क्या होता है, आगे हम बात करते हैं डायामीटर की, या फिर आप कह लो व्यास की। ठीक है, व्यास क्या होता है बच्चा, व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। ठीक है, अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर दें तो आपका क्या बनता है, व्यास बनता है। व्यास अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इस तरह से जो लाइन होती है परिधि के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक मिलाने वाली रेखा, जो कि केंद्र से होके जाती है। सारी बातें अच्छे से समझना, सारे क्वेश्चन है आगे। तो व्यास क्या होता है बच्चा, ऐसी रेखा जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती है, एक बिंदु, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाती है और वो केंद्र से होकर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, व्यास। इसकी दूरी कितनी होती है, या इसकी लेंथ कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है, त्रिज्या के दुगनी होती है। यहां तक समझ आया बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे जीवा। यस और नो, नहीं समझ आया कि नहीं, डाउट है। सौरभ क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात। बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट है, ओके, तो पूछ लो जल्दी से।
ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बचा यहाँ पर? अगर हम बात करें, आगे हम बात करें, नहीं बच्चा, हम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट मूव नहीं करेंगे। तुमको आता है, बाकी बच्चों का नहीं पता ना, तो फिर दिक्कत है, ऐसे नहीं करेंगे हम। बच्चा हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बताई है। सर्कल, सर्कल का जो मेन बिंदु होता है, बीच का बिंदु होता है, उसको केंद्र कहते हैं। सर्कल से निश्चित दूरी पर एक क्या होती है? परिधि होती है, जो कि हमेशा सर्कल से निश्चित दूरी पर ही रहती है, समान दूरी पर ही रहते हैं। ओके, और परिधि होती कितनी है? 2πr होती है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है, और परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाता है, और ये जो व्यास होता है वो हमेशा केंद्र से होकर जाता है। इतना हमने अभी बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे आपके जीवा की। ठीक है, जीवा की बात करते हैं। जीवा आपका क्या होता है बच्चा? जो सर्कल होता है, जो आपका वृत्त होता है, उसमें किन्हीं भी दो बिंदुओं को, परिधि से किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। जीवा क्या होता है? वृत्त पे हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, उन दोनों पॉइंटों को, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, तो हम कहीं भी ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, तो ये भी जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा कहलाएगी, कैसे भी। लेकिन जब सबसे बड़ी जीवा की बात करते हैं, सबसे बड़ी जीवा कब होगी? जब हम बीच में लेंगे और उसको अपोजिट से मिलाएंगे, ये सबसे बड़ी जीवा होती है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है बच्चा, वो क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे लंबी जीवा जो होती है वृत्त की, वो व्यास होता है, उससे सारी जीवाएं छोटी ही होती हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करते। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं आपके तल की। तल क्या होता है? ठीक है, अगर हम बात करें कि तल क्या होता है, तो तल, या फिर आप कह लो कि 2 डायमेंशनल, दो भुजाएं जिसकी होती हैं, या फिर दो विमाएं जिसकी होती हैं। तल आपका एक ऐसी क्या है? संरचना है जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो विमाएं होती हैं। जैसे आपके पास एक कागज होगा जिसमें आप लिख रहे होगा, पेज होगा, उसमें कितनी विमाएं? एक उसमें चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, ऊंचाई तो होगी नहीं ना, तो आपका वो क्या कहलाएगा? वो आपका तल कहलाएगा। तो तल का क्या मतलब होता है बच्चा? ऐसी वस्तु जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो विमाएं होती हैं, तीसरी विमा नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती है, उसको हम तल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं, ठीक, इंसान है, तो हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास जो मोटाई कह लो, या फिर लाइक ऊंचाई कह लो, वो भी है। तो हम कभी भी क्या नहीं हो सकते? हम 2D नहीं है। हम कितने हैं? हमारे पास 3 विमाएं हैं। ठीक है, तो हम आपके तल में नहीं आएंगे। तल का मतलब होता है बच्चा, वो संरचना जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही भुजाएं होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तल कहते हैं। जैसे आपके कागज, जो आपका क्या है, जो आपका रजिस्टर है, उसका पेज, उसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है। हम जो भी लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? दो विमाओं में ही लिखते हैं, तल में ही लिखते हैं। हम कभी भी 3D में कुछ भी राइट नहीं करते हैं। ओके, अब यहां से हम कह लें कि अगर हम किसी भी तल में क्या बनाए? एक वृत्त बनाए। ठीक है, अगर हम क्या करें? किसी भी तल में एक वृत्त बनाए, तो ये तल को कितने भागों में विभाजित करता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर हम किसी भी तल में एक वृत्त बनाए, तो वो तल को कितने भागों में विभाजित करेगा? बच्चा, वो आपके तल को 3 भागों में विभाजित करेगा। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं? ये एक बाहर का भाग, जिसको हम बाह्य भाग कहते हैं। ये जो कि वृत्त के अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं? अंतभाग कहते हैं। और खुद ही एक वृत्त, या फिर वृत्त की जो बाउंड्री है, परिधि है, वो तीसरा भाग। मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन भी आपके पहले ही एक्सरसाइज में, ध्यान से सुनना। जब हम किसी भी तल में वृत्त बनाते हैं, तो वो तल 3 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा? एक जो वृत्त के बाहर वाली जगह है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य भाग बोलते हैं।
ठीक है। एक जो उसके अंदर वाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतभाग बोलते हैं। क्या बच्चा? मैम अंत भाग बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी बाउंड्री रहती है, क्योंकि जो आपका क्या रहेगा, ये जो परिधि है, ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, ना तो वो वृत्त के अंदर आ रहा है ना वो बाहर आ रहा है, तो हम इसको तो दोनों में ही नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से लेना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, तीसरा भाग कितना क्या होता है हमारा, वृत्त होता है। तीन भाग होते हैं, अंदर, बाहर और वृत्त। यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस और नो? बाही भी होता है, बाहा भी होता है, दोनों एक ही वर्ड्स है बच्चे। किसी किसी बुक में देखोगे तो बाहर ही लिखा होगा, और अच्छी बुक्स में देखोगे तो उस जिसमें अच्छी इंग्लिश लिखी रहती है उसमें बाहा लिखा रहता है। ओके, बाहिर कोई वर्ड नहीं है, नॉर्मली हम कह देते, पर वो बाहा ही वर्ड होता है, बाहा भाग। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चा त्रिज्य खंड की और वृत्त खंड की। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देना, मतलब सॉरी अभी तो हमने बताया नहीं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, हमने त्रिज्या पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। अब हमारा आता है त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। सबसे पहले हम वृत्त खंड की बात करते हैं। नाम से ही समझ आ रहा है कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारे वृत्त के खंड होने चाहिए, वृत्त के भाग होने चाहिए। तो हमारा क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, जीवा की मदद से। ठीक है, तो आपका क्या होता है बच्चा, कि अगर वृत्तखंड की बात करते हैं हम, तो आपका जो भी ये लाइन है, ये क्या होती है, परिधि होती है, या कह लो आप ये आपकी बाउंड्री है, सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, और ये आपका क्या है, जीवा है। ठीक, जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटती है, इतना तो आपको पता है। अगर हम यहाँ पर सर्कल ले रहे हैं और इसमें एक जीवा बना रहे हैं, तो ये क्या करेगी, सर्कल को दो भागों में बांट देगी, एक यहाँ का भाग और यहाँ का भाग। ठीक है, अब ये जो आधे भाग होते हैं इनको हम नाम देते हैं, ओके, इनका हम क्या नाम देखें, एक बड़ा होता है और एक आपका क्या होता है, छोटा होता है। जनरली जीवा जो होती है, अगर वो जीवा व्यास नहीं है तो वो क्या करती है, वृत्त को दो भागों में बांट देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। जो भाग होते हैं उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। जो बड़ा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, और जो छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इतना समझ आया बच्चा? हाँ, आपका वृत्तखंड क्या होता है, जीवा, जब हम किसी भी वृत्त में जीवा बनाते हैं तो वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, और छोटा वाला भाग क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 20 से काट रही हो, 20 का मतलब है जीवा हमारा क्या हो, व्यास हो, तो इसका क्या करेगा, ये बराबर बराबर भागों में बांटेगी, तो हम इसको कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चा, वर्ड क्या हम यूज कर रहे हैं, अरे पोल थोड़ी ना होएगा आज बच्चे, समझ लो। क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी जीवा जो है वो क्या है, वो आपका व्यास है, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, और व्यास भी एक जीवा ही होती है। तो अगर हमारी जीवा व्यास है तो क्या करती है वो आपके वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांट है, जिसको हम वृत्त खंड के नाम से नहीं जानते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। क्योंकि बराबर बराबर में तो हम छोटा बड़ा बता ही नहीं सकते ना, वो क्या कर रही है, आधा बांट रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे, आधा वृत्त बोलेंगे। यहां तक सब क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताएंगे, यहां तक सब क्लियर है तो हम त्रिज्य खंड पे बढ़ेंगे। ओके, चलो यहाँ हम एक और चीज देख लेते हैं, जिससे हमारा ये पता चलेगा कि आपका सेक्टर किन किन के बीच में बनता है। ओके, तो एक वर्ड सुना होगा, चाप। चाप का क्या मतलब होता है बच्चे, अगर हम क्या करें, किसी भी सर्कल को, किसी भी सर्कल की जो परिधि होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको थोड़ा सा काट लें। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये वाला भाग काट रहे हैं, तो ये जो छोटा सा सर्कुलर सा भाग रहेगा ना बच्चा, ये घुमाव वाला जो भाग रहेगा, इसको हम कहते हैं चाप।
ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? चाप। ओके, नॉर्मली आपके पास जो प्रकार होती है ना, उससे हम छोटे छोटे इस तरह बनाते हैं। बच्चे पोल नहीं होएगा आज, आज आपको सिर्फ समझना ही एग्जाम में काम आएगा आपके सब। ठीक, तो ये वाले जो हम क्या बनाते हैं, प्रकार से बनाते हैं ना, इन सब को हम चाप बोलते हैं। तो छोटा सा भाग अगर हम किसी भी वृत्त का काट लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चा? उसको चाप कहते हैं। तो बच्चा यहां से आप क्या समझ सकते हो कि वृत्तखंड, ये देखो, वृत्तखंड किस किस के बीच में होता है? जीवा और चाप के बीच में होता है। अगर कोई भी पूछे आपसे कि जो हमारा वृत्तखंड है, चाहे वो दीर्घ वृत्तखंड हो चाहे वो लघु वृत्तखंड हो, किस किस के बीच में बनता है, क्या कौन सा भाग होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जीवा और चाप के बीच वाला जो भाग होता है, जो इसके बीच वाला क्षेत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम बोलते हैं आपका वृत्तखंड, जो कि वृत्त का भाग है। अगर लघु है तब वो लघु वृत्तखंड होगा, अगर वो दीर्घ है, बड़ा है, तो दीर्घ वृत्तखंड होगा। लेकिन हमेशा वो क्षेत्र जो जीवा और चाप के बीच में रहता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम वृत्तखंड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चे? त्रिज्यखंड के बारे में पढ़े? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे और त्रिज्यखंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चे, अरे सर नहीं हूं मैं बच्चा। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, त्रिज्यखंड के बारे में देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा, क्या? त्रिज्यखंड। और यहाँ पर हम बच्चा सब में एरिया की बात कर रहे होते हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे होते हैं। जहां हमने क्या पढ़ा, हमने पीछे जो वृत्तखंड पढ़ा, उसमें भी हम किसकी बात कर रहे होते हैं? वृत्त के जो बीच का एरिया है, वृत्तखंड के जो एरिया की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्षेत्रफल, बच्चा यहाँ ध्यान दो, क्षेत्रफल यहाँ पर हम किसका देखेंगे? त्रिज्यखंड का। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। त्रिज्यखंड की बात करें बच्चे, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने एक बनाया है सर्कल, ठीक, वृत्त बनाया है। अब इस वृत्त में त्रिज्याएं होती हैं। अगर हम दो त्रिज्याओं के बीच का भाग लें, ठीक है, इन दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र लें, क्षेत्रफल लें, तो इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर हम त्रिज्यखंड की बात करते हैं बच्चा, तो वो एरिया, वो क्षेत्र जो कि दो त्रिज्याओं के बीच का होता है, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो बच्चे? यहाँ पर जो हम क्या करते थे, वृत्तखंड की बात करते थे, वो जीवा और चाप के बीच में होता था। ओके, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं बच्चे, वो किनके बीच में होता है? दो त्रिज्या और एक चाप के बीच में होगा। ये आपका चाप है, ये आपका क्या है? ये आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो दो त्रिज्याओं और एक जो आपका चाप होता है, इनके बीच में जो भी क्षेत्र आ रहा है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। और एक जीवा और एक चाप के बीच में जो भी क्या आ रहा है, क्षेत्र आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, उसको हम क्या कहते थे? वृत्तखंड कहते थे। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? मान लो, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको हमेशा काम आएगा, ये 10th में भी है। एक आपके पास तरबूज है, ठीक है, आपने तरबूज को इस तरह काटा, ठीक, तो कैसे भाग मिलेंगे आपको? इस तरह से भाग मिलेंगे, एक छोटा मिलेगा एक बड़ा मिलेगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपके जो छोटे बड़े भाग हैं, ये आपको कहलाएंगे वृत्तखंड। ठीक है, रिपीट करो बच्चे। अगर हम तरबूज को कैसे काटते हैं? इस तरह से काटते हैं, पहले वाली तरीके से काटते हैं, सीधा इस तरह से काट देते हैं, बीच से काटे या थोड़े इधर उधर से, तो हमें क्या मिलते हैं? हमें मिलते हैं वृत्तखंड। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम क्या बच्चा? ओके बच्चे, अगर हम क्या करें, तरबूज को इस तरह से काटे, जैसे तुमने बहुत सारे शॉप्स में देखा होगा, वहां छोटा सा पीस निकालते हैं, तो इस तरह से जो वो पीस निकालते हैं ना बच्चा, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है त्रिभुज। ओके, यहां तक किसी को डाउट है?
ये किस किस से मिलता है? दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना होता है। और ये किससे मिलकर बना होता है? एक जीवा और एक चाप से मिलकर बनता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। आपका जो भी नॉर्मल था वो खत्म हो गया, मतलब जो भी थ्योरी थी इसकी। तो अब हम फुल क्वेश्चन, सेक्शन का करवा दो। क्या बचा? फुल सेक्शन। बच्चा पोल सेक्शन अभी नहीं चलेगा आपका। अभी फिलहाल आपके एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा जितना कवर हो पाएगा हम वो कराएंगे, पोल सेक्शन नहीं करेंगे अभी। किसी को कोई भी डाउट है बच्चा जल्दी पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं आपका क्वेश्चंस करने के लिए। ओके चलो फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके। पहले एक्सरसाइज करेंगे 10.A करेंगे, 10.1 करेंगे। किसी को भी अभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ आया हो तो पूछ लो, वरना फिर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, 10.1 का पहला क्वेश्चन। ये सारी वही थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम अभी पढ़ चुके हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, वृत्त का केंद्र जो है वो कहाँ स्थित होता है? बाहर भाग में, ठीक है, या अंदर? जल्दी बताओ सारे बच्चे। ये सब तुम लोगों को ही आंसर करना है, मैं सब बता चुकी हूँ कि केंद्र जो होता है वो वृत्त के अंदर होता है या बाहर? बाहरी भाग। अच्छा, ये मैंने तुम्हें कब पढ़ा दिया? वृत्त क्या होता है बच्चे? वृत्त ये रहता है और ये किससे बनता है? केंद्र हमेशा अंदर होता है, बाहर भाग में कब से होने लगे बच्चा? अभी तो मैंने आपको बताया था ये कि केंद्र अंदर रहता है। आपने नॉर्मली बनाया होगा तो प्रकाश तो अंदर रखते हो ना, और जो बाउंड्री बनाते हो वो बाहर बनाते हो, तो केंद्र तो हमेशा ही अंदर ही रहेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे कि जो आपका केंद्र होता है वो अंतर भाग में होता है, अंदर भाग में होता है, ठीक है। अंडर नहीं बोलते बच्चे, अंडर का मतलब होता है नीचे, नीचे नहीं, इन, ठीक है, इन बोल सकते हो, अंडर नहीं बोलते बच्चे, रॉन्ग इंग्लिश है। अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे तुम्हारे बेड के नीचे कुछ है, तो ऐसे थोड़ी ना अंडर है, ठीक है, इन बोलते हैं, अंदर। चलिए अभी आगे देखते हैं बच्चे। अगर तुम लोग हिंदी में लिख रहे थे तो ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश में अंडर लिख रहे हो तो वो रॉन्ग है। अभी देखो बच्चे, एक बिंदु है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी जो है वो त्रिज्या से अधिक है। ध्यान देना, एक आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त में त्रिज्या होती है। एक ऐसी बिंदु है जिसकी दूरी केंद्र से, यहाँ केंद्र है, इससे त्रिज्या से भी ज्यादा है, तो वो जो आपका बिंदु होगा वो कहाँ होगा, अंदर या बाहर? ओके अरे बच्चे एक ही बार आंसर दो, विकास एक से ज्यादा बार आंसर नहीं। अंदर बाहर जल्दी से आंसर देंगे बाकी बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो। बच्चा जैसी, जेके, अनुज, आंसर करो जल्दी से। अंदर होगा बाहर होगा? ओके चलो, आंसर ठीक है, बाहर होना चाहिए। इसका लॉजिक समझ लेते हैं। ओके देखो क्या है, ये आपका क्या है, वृत्त है, ठीक है। हाँ, अब यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। बच्चे एक चीज और याद रखना, परिधि तो पूरी है ना बच्चा, कहीं भी हम केंद्र से परिधि की दूरी ले ले हमेशा किसके बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दूरी हमेशा निश्चित होती है, बदलती नहीं है, ठीक है। अब जब आपको दिया जाए कि जो बिंदु हमने बनाया है वो क्या है, बिंदु की दूरी किसी भी केंद्र से, ठीक है, जो बिंदु है उसकी दूरी केंद्र से क्या है, त्रिज्या से ज्यादा है, ठीक। अब त्रिज्या से ज्यादा है तो मैक्सिमम दूरी तो त्रिज्या ही हो सकती है ना, केंद्र से जो सबसे बड़ी दूरी होती है वो तो आपकी त्रिज्या ही होती है किसी भी सर्कल में। अगर ज्यादा है तो इसका
सीधा सीधा क्या मतलब आता है बच्चा कि आपका जो भी केंद्र है, केंद्र से उस बिंदु की दूरी क्या होगी, त्रिज्या से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर अधिक है, दूरी अधिक है तो क्या होगा बच्चा, बाहर होगा। अब मान लो दूरी बराबर होती त्रिज्या के, तो क्या होता आंसर, जल्दी से बताएंगे बच्चे। व्यास बड़ा होता है बच्चा, वो डबल होता है त्रिज्या का, लेकिन केंद्र से दूरी थोड़ी ना होती है व्यास। व्यास तो आपके एक बिंदु से दूसरे बिंदु को एक ऐसा जो कि केंद्र से होता हुआ जाता है। व्यास और त्रिज्या अलग अलग बात है, त्रिज्या केंद्र से नापा जाता है परिधि से, और जो व्यास होता है वो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नापा जाता है इस तरीके से कि वो केंद्र से होता हुआ जाए। ओके, हाँ जल्दी से मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। दूरी, अगर बिंदु से केंद्र तक की दूरी हमारी क्या है, बराबर है त्रिज्या के, तो वो बिंदु कहाँ होना चाहिए, अंदर, बाहर या फिर परिधि पे। यस, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। बराबर कह रहे हैं हम। हाँ, केंद्र से होकर जाने वाला जीवा, त्रिज्या नहीं बच्चा, जीवा, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है उसको हम व्यास कहते हैं। ओके बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, आंसर नहीं कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन नहीं समझ आया। अगर एक ऐसा बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर है, तो वो बिंदु कहाँ होना चाहिए। देखो मैंने कर दिया हिंदी में, मैंने हिंदी में कर दिया। जैसी, ये क्या कर रहे हो, माइक ऑन क्यों कर रखा है। नहीं, नहीं समझ आ रहा किसी को भी। देखो, अगर हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेते हैं, ठीक, इस पे हमने बिंदु लिया, इसकी त्रिज्या तक ही दूरी है, तो हम कहीं भी पॉइंट ले ले बच्चा, केंद्र से अगर हमारी त्रिज्या तक की दूरी है तो वो उसको कहाँ होना चाहिए, परिधि पर ही होना चाहिए, वरना वो हो ही नहीं पाएगा। अगर हम त्रिज्या तक की दूरी कहीं भी लें तो हर जगह वो क्या होगा, त्रिज्या ही कहलाएगी, और तो ऐसा कोई बिंदु हो ही नहीं सकता। अगर हमारा क्या होगा, जो आपका वृत्त है उसके अंदर बिंदु होगा तो त्रिज्या से कम दूरी होगी, अगर बाहर होगा तो त्रिज्या से ज्यादा होगी, और अगर त्रिज्या जितनी ही दूरी है बच्चे, तो वो आपका क्या होगा, आपका जो भी लाइन है, ये जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर होगा, और जो बिंदु है वो आपकी परिधि पर ही होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अगर जो दूरी है बिंदु से केंद्र तक की दूरी वो छोटी है त्रिज्या से, ठीक है, अगर बिंदु से जो दूरी है किसकी, केंद्र की, केंद्र और बिंदु के बीच में दूरी वो त्रिज्या से छोटी है, तो बिंदु कहाँ होगा, जल्दी से बताओ बच्चा। क्या हुआ, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो, जतिन, जेके, जितेंद्र, तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। जस्सी, मैम अगर, अंदर। क्या बच्चा, ओके, परिधि पे क्यों होगा बच्चा, बराबर दूरी होती है तब परिधि पे होता है, लेकिन बराबर तो दूरी नहीं है, दूरी क्या है, कम है त्रिज्या से, तो कहाँ होएगा। ओके, मैम अंदर। यस बच्चे, अंदर होएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ जल्दी से, इस क्वेश्चन को भी समझा देती हूँ। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्योंकि कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में नहीं दिया था तो नहीं आ सकता आंसर में। यहाँ पर आपका क्या है, केंद्र है, ठीक है, अगर केंद्र से बिंदु तक की दूरी त्रिज्या जितनी हो जाए तो वो कहाँ पे आ जाएगा, परिधि पे आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या है, कम है। कम तभी हो सकता है बच्चा जब हमारा जो बिंदु है वो क्या हो, वो वृत्त के अंदर हो। तो समझ आया, अगर वृत्त के बाहर होगा तो त्रिज्या से ज्यादा दूरी होगी, ठीक, अगर परिधि पर ही होगा तो त्रिज्या जितनी ही दूरी होगी, और अगर त्रिज्या से कम दूरी हुई तो उस बिंदु को क्या होना चाहिए, हमेशा अंदर होना चाहिए। यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके,
चलिए आगे देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। जीवा आपको पता है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा कहाँ बन सकती है? बीच में। और जो बीच में बनेगा वही दो पॉइंट रहते हैं जो सबसे ज्यादा दूर रहते हैं। अगर वो सबसे ज्यादा दूर है तो वो कहाँ से होके जाएगी? केंद्र से होके जाएगी। और अगर वो केंद्र से होके जाएगी बच्चा, तो हम उसे क्या कहते हैं? वृत्त नहीं, व्यास कहते हैं। बच्चा आ जाए, वृत्त क्यों लिख रहे हो? तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ओके। और इसका जो व्यास की लंबाई होती है वो दुगनी होती है त्रिज्या के। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक चाप होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। आपका चाप को हम क्या कहेंगे अगर उसके सिरे और आपके व्यास के सिरे बराबर हो? सोचो, अभी मैंने बताया था अगर चाप की लंबाई कितनी हो जाए, आधे वृत्त की परिधि के जितने हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये है, मान लो यहां पर और यहां पर, ठीक है। मीन्स आपका चाप किससे है? इस तरह से है। ये आपका डायमीटर है, व्यास है। व्यास के एक तरफ और दो तरफ जो आपका है वो आपका क्या कहलाएगा? ये आपके सिरे हो गए। ठीक। क्या कहेंगे हम इस परिधि को? हम क्या कहेंगे? इसका नाम बताओ, क्या कह सकते हैं इसको? नहीं, वृत्त तो नहीं कहेंगे, पूरा तो नहीं है, तो हम इसको वृत्त कैसे कहेंगे? त्रिज्यखंड भी नहीं कहेंगे, त्रिज्या की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। सोचो सोचो, गैस करो, सब गैस करो। ओके, चाप भी नहीं कहेंगे। चाप तो उसमें लिखा ही है। चाप क्या होता है? चाप का दूसरा नाम पूछा गया है। नहीं, वृत्तखंड भी नहीं कहेंगे। वृत्तखंड तो छोटा बड़ा होता है ना बच्चा, पूरा तो नहीं होता, बराबर तो नहीं जीवा। होता। नहीं, जीवा भी नहीं कहेंगे। जीवा तो रेखा होती है बच्चा, रेखा हमने पूछी नहीं है। सीधी रेखा होती है हमेशा जीवा। इसका आंसर हिमांशु ने सही दिया है। इसका आंसर है आधा वृत्त, अर्धवृत्त। मैंने आपको ये बताया भी था, अगर जो चाप है वो आधे परिधि के बराबर हो जाता है तो हम उसको अर्धवृत्त कहते हैं, क्योंकि वो आधा वृत्त हो गया। उसकी स्पेशलिटीज है कि वो आधे में भाग कर दिया। ये देखो हमने क्या किया था, हमने जो हमारा क्या था, वृत्त था, उसको आधे भागों में बांट दिया, तो वृत्त क्या हो गया? आधा हो गया। तो अगर ऐसा चाप जो कि कहां पर है, जो आपके व्यास के सिरों पर अंत कर रहा है, उसको आधा वृत्त कहते हैं, हाफ सर्कल या अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, समझ आया? हाँ, एक दो बच्चों ने और आंसर सही दिया था। त्रिज्यखंड नहीं कहते, त्रिज्या ही नहीं है उसमें, तो त्रिज्यखंड तो कहने से रहे। और जो हमारा क्या था, हमारे आपने बात करी थी किसकी? वृत्तखंड की। तो वृत्तखंड का मतलब होता है बच्चा वृत्त का एक भाग, जो कि दो भागों में छोटे बड़ों के रूप में हो। अगर आधा आधा कर रहे हैं तो हम उसको छोटा बड़ा कह ही नहीं सकते, इसलिए हम उसको अर्धवृत्त कह देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, ओके बच्चे, एक दो बच्चों का सही था, मैंने अर्ली उसका ही देखा था तो मैंने उसका नाम ले दिया, आपका करेक्ट था। वृत्तखंड का एक जो चाप होता है, 1 सेकेंड बच्चे, किसने हैंड रेज करा है बच्चे? किसी को डाउट है? 1 सेकेंड, किसी को डाउट है बच्चे? किसी ने हैंड रेज किया था? ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। वृत्तखंड एक ऐसा चाप तथा किसका भाग होता है? अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो वो चाप और किसके बीच का भाग होता है, ये पूछा गया। सोचो इसका आंसर। अगर हम वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड कैसे बनाते हैं? इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये आपका चाप हो गया, ये इसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। सबको पता है ना बच्चा, जीवा कहते हैं इसे। तो जो आपका वृत्तखंड होता है वो एक जीवा और एक चाप के बीच का क्षेत्र होता है, भाग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका आंसर हो जाएगा जीवा। ओके, हाँ, जी हाँ नहीं बच्चा, जीवा। आगे देखेंगे, लास्ट वाला जो हमारा बचा है, एक वृत्त जिस
तल पर स्थित होता है उसको कितने भाग में बांटता है, ये हमने अभी बताया था। कौन कौन से भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कितने भागों में बांटता है तल को? आपको पता है क्या होता है तल? एक दो विमाओं वाला क्षेत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। और अगर हम इसमें वृत्त बनाते हैं तो हमें तीन भाग मिलते हैं, एक वृत्त के बाहर का, एक वृत्त के अंदर का, और तीसरा खुद ही वृत्त। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 3, 3 और 3। कुछ भी आंसर लिखना है वो लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश जो भी। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, हाँ, अंतर, बाहर, अंतभाग, बाहर का भाग, बाहर भाग, और लास्ट में आपका आता है वृत्त खुद, या फिर परिधि भी बोल सकते। यस बच्चे, अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे विद इसके रीजन के कि क्या रीजन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी, रेखाखंड बनेगा, उसको त्रिज्या कहते हैं। यस और नो? अगर हम सर्कल ले, सर्कल के केंद्र को किसी भी बिंदु से मिला दें परिधि पर, तो क्या ये जो रेखा बनेगी इसको त्रिज्या कहेंगे? ट्रू और फॉल्स, यस और नो? यस, सबको पता है त्रिज्या यही होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होएगा? यस, यही त्रिज्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, वृत्त में एक मतलब वृत्त में समान लंबाई की परमित, परमित का मतलब है जिसे हम गिन सके, इतनी जीवाएं होती हैं। एक वृत्त है, जीवाएं आप सबको पता है, यहां से बना लो, यहां से बना लो, यहां से बना लो। बराबर लंबाई की क्या परिमित सीमाएं होती हैं? ओके बच्चों, ठीक है, हाँ या ना? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी दूरी पर बना सकते हैं। यहां से हमने शुरू किया, यहां तक उसकी लंबाई x थी, फिर हमने इसके अगले पॉइंट से बनाया, यहां पर आया, फिर इसके अगले पॉइंट से बनाया, यहां तक आया, फिर अगले पॉइंट से बनाया, यहां तक आया। हम ऐसी अनिश्चित बना सकते हैं, अपरिमित जीवाएं बना सकते हैं जो समान लंबाई की होंगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नहीं, हम उन्हें नहीं गिन सकते, हम उनकी काउंटिंग नहीं बता सकते। अनंत जीवाएं हम बना सकते हैं, वो भी समान लंबाई की। यहां से मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जिसका आपको आंसर देना है बच्चा, कि एक वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं? एक वृत्त में कितनी भुजाएं होती हैं? अच्छा चलो, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले आप मुझे बताओ, आपके इसमें कितनी होती है, त्रिभुज में कितनी होती है? त्रिभुज में कितनी होती है? 3, सबको ही पता है, गिन भी सकते हो, 1 2 3। चतुर्भुज में कितनी होती है? चतुर्भुज में कितनी होती है? 4। सेम तरीके से अगर हम क्या करें, सेम तरीके से अगर हम भुजाएं पूछे सर्कल में, तो कितनी होती है? आंसर करो इस बात का। ओके, बाकी बच्चे, दो दो कैसे होंगी? 2 से तो त्रिभुज नहीं बनता, सर्कल कैसे बन जाएगा? जी, जीरो की तरह दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भुजाएं नहीं होती, उसमें भुजाएं नहीं होती, बना कैसे है वो फिर? बिना भुजाओं का तो कुछ बनता ही नहीं है बच्चा। बच्चा, इसका आंसर हिमांशु ने करेक्ट दिया था कि इसका आंसर है अनंत। इसमें जितनी भुजाएं होती हैं वो होता है अनंत, अनंत भुजाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी भुजाएं होती हैं, जैसे ये बिंदु जितनी भुजाएं, इधर 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 इधर, इतनी छोटी छोटी विमाएं, इतनी छोटी छोटी विमाएं कि हम गिन ही नहीं सकते। अनलिमिटेड, अनंत कह दो, यही इसका करेक्ट आंसर है। जीरो तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसमें भुजाएं ही नहीं है तो फिर वो कुछ बन ही नहीं सकता। और दो दो भुजाएं होगी तो वो इस तरह बनेगा, दो लो, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है? तो वो दो भी आंसर नहीं है, उसका आंसर क्या होना चाहिए? अनंत। अनंत भुजाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी लंबाई की, कि वो हमेशा मुड़ती रहती हैं, इधर 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 इधर, छोटी 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 छोटी।
ठीक है, तो इस अनंत भुजाओं से मिलकर क्या बनता है, आपका अनंत भुजाओं से मिलकर वृत्त बनता है, तो इसको याद रखना। चलिए बैक टू द टॉपिक। हाँ, देखो क्या होता है जब वृत्त होता है, तो वृत्त में क्या होता है, एक तो पहली बात, जीरो भुजाओं से कोई संरचना ही नहीं बनती। मिनिमम अगर हमें क्या बनाना है, हमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना है, बंद कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें मिनिमम 3 चाहिए होती है, इतना तो पता है। और सबसे छोटा जो वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका कहना चाहिए, हाँ 3 होती है, जो आपका त्रिभुज होता है। बच्चे ये जो आपका है ना, जो वृत्त है, वो सबसे बड़ा मतलब भुजाओं वाली संरचना होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अनंत भुजाएं होती है। लाइक इस तरह बनाओ, छोटी छोटी भुजाएं होती है, पर अनंत भुजाएं होती हैं जो मुड़ती रहती हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह बना लो, तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रही है बहुत सारी भुजाएं बना रहे हैं हम, और उन भुजाओं को इस तरह से बनाया है, इस तरह से मिलाया है कि वो एट द एंड क्या बन गया, वो आपका वृत्त बन गया। तो वृत्त में अनलिमिटेड अनंत भुजाएं होती हैं, और उन्हीं भुजाओं को अगर मिलाकर हम बनाएं तो अनंत जीवाएं बन सकती हैं, जो कि सेम किसकी होंगी, लंबाई की होंगी। ओके, चलो कहाँ आ गया, यदि एक वृत्त के 3 बराबर चापों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। यह हमारा वो है वृत्त, इसको 3 भागों में बांट दो। ठीक है, तो हम क्या बड़ा छोटा बता सकते हैं इसमें से, या सबको बड़ा ही कहेंगे, ऐसा तो लॉजिक ही नहीं है। मान लो अगर हमारे पास तीनों बराबर नाप की पेंसिल्स होंगी, ठीक, तो वो बराबर है, हम बड़ी छोटी उन्हें कैसे ही कह सकते हैं। बड़ा और छोटा का क्या मतलब होता है, जब हम कंपेयर करते हैं कि इससे बड़ी है इससे छोटी है, और जब तक छोटे बड़े का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जब तक उससे कोई मतलब अगर बड़ा कह रहे हो तो उससे छोटा नहीं है तो कोई बड़ा नहीं होएगा। ठीक है, अगर बड़े की बात करें तो उससे छोटा, उससे उससे भी बड़ा होगा तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। जैसे अगर घर में बात करो, आप लोग 3 भाई बहन हो, ठीक, तो अगर आपका बड़ा भाई होगा तभी तो आप उससे छोटे होगे। अगर इकलौते बच्चे हो तो आपको कोई बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा कह के नहीं बुलाता होगा। इसी तरह यहाँ है, जब तीनों बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता, तो हम इसको बड़ा किस संदर्भ में बुलाएंगे, क्यों ही बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, इसको हम क्या बुलाएंगे, बराबर बुलाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नो या फिर फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की एक जीवा जिसकी त्रिज्या से दोगुनी है, जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, क्या वो व्यास होता है। नहीं, वो से बीच का कहते हैं, अगर वो बड़ा भी और छोटा भी है। ट्रू, सबको ही पता है इसका आंसर, तो ट्रू, क्योंकि जो आपका व्यास होता है वो त्रिज्या के दोगुने ही होता है। इसमें तो कुछ प्रूव करने जैसा है नहीं, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा भी नहीं है। चलिए यहाँ आ जाते हैं। त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, यस और नो, यस और नो, जल्दी से आंसर करेंगे। और अगर नहीं होता है तो क्या होता है। अभी हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था तुम्हें, तरबूज वाला, उसी को सोच के आंसर देंगे। इसने करा क्या है ना, इसकी गलती क्या है, इसने यहाँ त्रिज्यखंड लिखा है और डेफिनेशन वृत्तखंड की लिख दी, परिभाषा वृत्तखंड की लिख दी, तो ये तो गलत है। जीवा और उसके संगत चाप का, ठीक है, अगर हम तरबूज को इस तरह काट रहे हैं तो ये जो वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा वृत्तखंड कहलाएगा, ना कि त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कब कहलाता है, जब उसमें 2 त्रिज्याएं, ठीक है, 2 त्रिज्याएं हो और एक चाप हो। 2 त्रिज्या एक चाप के बीच का जो भाग होता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ओके, यस, लास्ट वाला देखते हैं। क्या वृत्त एक, सॉरी, क्या वृत्त एक समतल आकृति है, क्या वृत्त एक समतल आकृति है, यस और नो। समतल मतलब क्या उसे 2 विमाओं पर बनाया जाता है, 3 विमाओं पर बनाया जाता है, या 0 पे। नो क्यों बच्चा, आंसर इसका यस है। कैसी बातें कर रहे हो, समतल ही तो है।
देखो हम क्या करें, अगर हम एक विमा की बात करें तो वो क्या होती है, लंबाई या चौड़ाई या फिर कह लो लाइन होती है, रेखा होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें पेपर पे बनाने की तो इसी तरह तो बनाया जाता है, तो आंसर तो यस होना चाहिए। अगर हम बात करें किसी भी बेलनकार की तो वो 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D मतलब उसमें 3 विमाएं होती है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। लेकिन वृत्त में तो 2 ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक उसमें लंबाई होती है इस साइड को और चौड़ाई होती है ऊपर साइड को, तीसरी विमा तो होती नहीं है, तो हाँ वो समतल आकृति है। हाँ तो वृत्त गोल होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पेपर पे नहीं बनाया जा सकता, गोल होता है, लेकिन अगर हम उससे सेंटर से बात करें, ये हमारा क्या है, केंद्र, ठीक। ये इसको हम लंबाई नहीं कह सकते, इस तरह लंबाई कह लो, इस तरह चौड़ाई कह लो, 2 ही विमाएं तो है, तीसरी तो नहीं है ना बच्चा, तो हुआ तो वो समतल ही, समझ रहे हो। चलो अगला देखते हैं हम, 1 सेकेंड। अगली एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपकी क्या है 10.2। इसे कराने से पहले बच्चे हम आपको रिवाइज करा देते हैं 6th चैप्टर, इसके बारे में था, जो कि त्रिभुज के बारे में था। आसान है, त्रिभुज के रूल पता है, हो जाएगा। लेकिन अगर आप त्रिभुज के रूल भूल गए हो तो फिर आपको याद करना पड़ेगा जल्दी से, जो कि मैं अभी आपको रिपीट करके समझा देती हूँ। सबसे पहले अगर हम त्रिभुज की बात करें बच्चा, तो हमने त्रिभुज में क्या पढ़ा था, त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि सर्वांग समता क्या होती है। बच्चा जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है। सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था हमने। सर्वांग समता के लिए हमने कुछ रूल पढ़े थे, जिसमें से एक रूल क्या था, एस एस एस, दूसरा रूल क्या था, एस एस, और तीसरा रूल क्या था, ए एस एस। आर एस एस भी होता है लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है और वो उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है। नहीं समझ आ रहा मुझे क्या कहना चाह रहे हो। हाँ तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, ठीक है। और जो आपका ये होता है, इसका मतलब होता है भुजा कोण भुजा, और अंत में आता है आपका कोण भुजा और कोण, ठीक। ये 3 आपके क्राइटेरिया होते हैं, 3 रूल होते हैं, जिसके हिसाब से हम किन्हीं भी 2 त्रिभुज को सर्वांग सम कह सकते हैं। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है बच्चा, सर्वांग सम का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। सर्वांग सम का क्या मतलब होता है, एक जैसे। हाँ तीनों चीज की जरूरत होती है, 3 कोई भी चीज हो सकती है, एस 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 हो सकती है, एस एस हो सकता है और ए एस एस हो सकता है, ठीक है। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर है तो वो दोनों क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि जो बराबर नहीं भी दिए गए, मीन्स इनके कोण ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक। अगर 3 आपकी भुजाएं आपस में बराबर दे रखी है तो उनके कोण भी आपस में बराबर होंगे, यही सर्वांग समता का रूल कहता है। दूसरा आपका क्या है बच्चा, दूसरा है कि अगर किन्हीं भी 2 त्रिभुज में ऐसा दिया गया है कि एक कोण, ठीक है, ये वाला कोण, और इसी के आसपास की जो भुजाएं हैं ये और ये, ठीक, 2 भुजाएं और उनके ही बीच का कोण, उनके ही बीच का होना चाहिए बच्चा। अगर दूसरा कोई कोण हुआ तो हम सर्वांग सम नहीं कह सकते। 2 भुजाएं और उनके ही बीच का कोण अगर क्या है, समान है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम सर्वांग सम कहते हैं। उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कहेंगे, और बाकी जो भुजाएं हैं, जैसे ये वाली और बाकी जो 2 कोण हैं, वो भी आपस में बराबर होंगे, ओके। और लास्ट रूल आपका क्या आता है बच्चा, लास्ट रूल आता है कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज है जिसमें 2 कोण, ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, 2 कोण और उनके बीच की भुजा ये वाली, ठीक, ये तीनों चीजें बराबर होंगी तो भी वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम ही कहलाएंगे,
ओके, और बची हुई भुजाएं और कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये हमने रिपीट करा दिया, ये हमें जरूरत पड़ेगी अभी। लेकिन बच्चा एक बात हम बताते हैं आपको कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें दो किसको वृत्त को सर्वांग करना है तो हमें इतना कुछ चाहिए ही नहीं होता। हमें क्या चाहिए होता है कि उनकी भुजाएं बराबर, सॉरी उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। जैसे मान लो आपको आइडिया होगा एक के सिक्के दो के सिक्के का, ठीक, नए वाले ले लो, तो आपने देखा होगा हर एक एक के सिक्के की जो वृत्त होता है, जो त्रिज्या होती है वो समान होते हैं, तभी तो हम उसे सर्वांग सम कहते हैं। ठीक, तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हमें मतलब नहीं है जैसे कि किसमें होता था बच्चा, जो आपकी त्रिभुज में होता था, बहुत सारी चीजें चाहिए होती, 3 चीजें चाहिए होती, यहाँ पर नहीं होता। सिर्फ आपका क्या बराबर है, अगर आपका वृत्त बराबर, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है दोनों की, तो वो आपका क्या कहलाते हैं, वो दोनों ही आपके सर्वांग सम कहलाते हैं। यहां तक समझ आया बच्चे? यहां तक समझ आया बच्चा? हाँ या ना जल्दी से बता देंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बच्चा? विकास? ओके, चलो फिर। अच्छा, नो डाउट, ओके। अब हम इस वाले का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमें दोनों ही काम पड़ेगा, जो आपका वृत्त का था वो भी, और जो मतलब ये थोड़े सेम से नहीं लग रहे हैं मैं थोड़ा ठीक बना देता हूँ ना, जो सेम से लगे। हमें क्या चाहिए, पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। पहले डेफिनेशन दी गई है कि दो वृत्त सर्वांग सम जब होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। अब सिद्ध हमें क्या करना है कि सर्वांग सम वृत्त, दोनों सर्वांग सम है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, और उन वृत्तों की बराबर जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, ये हमें देखना है। तो बच्चा जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, त्रिज्या हम बना लेते हैं, ये त्रिज्या बन गई, ये त्रिज्या बन गई, इन यहाँ जीवा बन गई, ठीक है। यहाँ भी हम वही करते हैं, त्रिज्या और त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब हम इनको नाम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। ये हमें इतना दिया ही गया है। हमें क्या दिया गया है कि जो वीसी है वो बराबर है क्यू आर के, गिवन है, दोनों की बराबर जीवाएं है, मतलब गिवन है। अब हमें पता है दोनों जो त्रिभुज, दोनों जो आपके सर्कल हैं, वृत्त हैं, वो कैसे हैं, तो आपके सर्वांग सम है। इसका मतलब है सारी की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। एक त्रिभुज की तो होती है और सर्वांग सम त्रिभुज की होती है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि सारी त्रिज्याएं, दोनों ही जो आपके वृत्त हैं, दोनों की ही त्रिज्याएं जो है वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चा, प्रूफ हमें करना है कि जो हमारा क्या है, एक सेकेंड, जो हमारा ए है, कौन ए है, हाँ बस हो जाएगा, तब कुछ नहीं है। कौन ए है वो किसके बराबर है, कौन पी के बराबर है, इतना हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी अभी हम देखेंगे कि कैसे प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर। हम क्या कर दें, सर्वांग सम प्रूफ कर दें दोनों त्रिभुजों को। अगर हम सर्वांग सम प्रूफ कर दे तो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है वो अपने आप बराबर हो जाएगा। सर्वांग सम किससे प्रूफ करेंगे हम बच्चे, यहाँ पर देखो, ए भी हमारी त्रिज्या है और पी क्यू सर्वांग समवृत्त की त्रिज्या, वो बराबर ही होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, कह सकते हो, सर्वांग समवृत्त की त्रिज्या है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि ए सी है वो किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा, क्यों, सर्वांग समवृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि जो VC है वो किसके बराबर होगा, QR के बराबर। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिया गया है कि बराबर जीवाएं हैं दोनों त्रिभुज की, ओके, सॉरी दोनों वृत्त की। यहां तक समझ आया कि हमने ये बराबर कैसे लिख दिया, हाँ या ना? यहां तक समझ आया, हमें दिया गया था दो, हमने सर्वांग समवृत्त की त्रिज्याएं लेकर करा है, और तीसरा हमें दिया गया था। यहां से हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि
SSS क्राइटेरिया के अनुसार जो हमारा भुजा 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 रूल था उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ABC जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और जब सर्वांग सम हो गया तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे के सब बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुज में तो जो भी बचता है, जो हमें दिया नहीं गया, वो भी बराबर हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण A और कोण P भी बराबर होगा। ओके, चलो इसी में हम जल्दी से दूसरा समझ लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया कहा गया है कि जो आपकी सर्वांग समवृत्त की जीवाएं, अभी यहाँ ना उल्टा दे रखा है। उल्टा देने का मतलब यहाँ कोण दे रखा है, जीवा प्रूव करना है। ठीक है, क्या दे रखा है कि कोण A और कोण P बराबर है। ओके, हाँ, कोण A कोण P बराबर है और जो भुजाएं तो बराबर होंगी, त्रिज्याएं AB, AC, PQ और QR ये बराबर है। प्रूव हमें क्या करना है बच्चा, हमें प्रूव करना है कि BC और QR बराबर होंगे। देखो शांति से देखेंगे तो हमें दिख रहा है सॉल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर करेंगे SAS। दिख रहा है, क्या कह सकते हैं हम, AB जो बराबर है वो PQ के बराबर है, क्यों, दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर है, PR के बराबर है, क्यों, सर्वांग समवृत्त की त्रिज्या है। और लास्ट में हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि जो कोण A है वो किसके बराबर है, कोण P के। ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में। ओके, तो यहां से हम क्या कहेंगे बच्चे कि ABC जो है SAS के क्राइटेरिया के अनुसार PQR के सर्वांग सम हो गया। और सर्वांग सम हो गया इसका मतलब क्या है, सब बराबर होएगा। और सब बराबर है तो इसकी जो भी तीसरी भुजा थी BC, वो भी तीसरी भुजा QR के बराबर होगी सर्वांग सम त्रिभुज के। ओके, यहां तक समझ आया, तो ये हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्लास में हम 10.3 करा देंगे, 10.4 करा देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से।